भू आकृति विज्ञान एवं भू आकृतियाँ। पहला है भू आकृति विज्ञान प्रक्रिया। भू आकृति एक वैज्ञानिक अनुसंधान है एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के वर्णन एवं वर्गीकरण से संबंधित है। सभी भू आकृतिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। पहला अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। पृथ्वी की सतह पर और उसके नीचे पानी के वितरण एवं गति का अध्ययन, साथ ही पानी की उपलब्धता और स्थिति पर मानव गतिविधि के प्रभाव का अध्ययन जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी कहलाता है। अंतर्जात प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला, यह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अंतर्जात शक्तियों के कारण होती हैं। पृथ्वी पर सभी राहत विशेषताएं अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के अधीन होती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय और अरावली पर्वत। हिमालय ये लगातार बढ़ रहे हैं। अंतर्जात शक्तियाँ बाह्यजात शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अरावली पर्वत ये लगातार घट रहे हैं। अंतर्जात बल बहिर्जात बल अंतर्जात शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अंतर्जात बलों को अपनी ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से मिलती है। संवहन धारा करंट सिद्धांत को याद कर लें। अंतर्जात बलों के प्रभाव। पहला है पटल विरूपण। यह पृथ्वी की पपड़ी के विरूपण एवं गति की प्रक्रिया है। ये गति भूवैज्ञानिक समय अवधि में सबसे बड़े पैमाने पर भू आकृतियों को आकार देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पटल विरूपण के प्रकार। पहला है पर्वतनीय प्रक्रिया। ओरोजेनिक। यह एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से पहाड़ का निर्माण होता है। दूसरा महाद्वीपीय रचना। इसमें पृथ्वी की पपड़ी के बड़े हिस्सों पर उत्थान और विकृति शामिल है। तीसरा भूकंप है, इसमें पृथ्वी का हिलना शामिल है। चौथा प्लेट विवर्तनीय है। यह बताता है कि पृथ्वी की अंतःस्रावी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्रमुख भू आकृतियाँ कैसे बनाई जाती हैं। दूसरा ज्वालामुखी। यह आमतौर पर उन उद्घाटन या छिद्र के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ लावा या मैग्मा फूटता है। बहिर्जात प्रक्रिया वे भूवैज्ञानिक प्रक्रिया हैं जो पृथ्वी की सतह पर बाहरी बलों एक्सोजेनिक बलों के कारण होती हैं। अपक्षय उन दीर्घकालिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की सतह के घिसने का कारण बनती हैं, जिससे ऊंचाई एवं भू आकृतियों तथा परिदृश्यों का राहत में कमी आती है। बहिर्जात कारक है हवा, हिमनद, पानी। बाह्य बलों के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। अपक्षय प्रक्रिया कौन कौन सी है? पहला अपक्षय प्रक्रिया है, फिर इसके मौसमी अपक्षय होते हैं जिसमें चट्टानों का टूटना शामिल होता है। द्रव्यमान गति है और अपरदन या परिवहन है। ड्राइविंग चालक या ऊर्जा बल, इससे गुरुत्वाकर्षण या आणविक तनाव या रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं जिसमें चट्टानों का टूटना शामिल होता है। द्रव्यमान गति मौसमी अपक्षय यह पूर्व आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर गति में सहायता करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तीसरा अपरदन या परिवहन एक्स सितु प्रक्रिया होता है। इसके कारक कौन है? हवा और पानी। इसमें गतिज ऊर्जा होती है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों और खनिज पृथ्वी की सतह पर टूटते या घूलते रहते हैं। अपक्षय के प्रकार। पहला भौतिक अपक्षय। इसमें चट्टानों और मृदाओं का टूटना शामिल है जो वायुमंडलीय परिस्थितियों के सीधे संपर्क में आने से होता है, जैसे कि गर्मी, पानी, बर्फ और दबाव। दूसरा रासायनिक अपक्षय। इसमें चट्टानें मृदाओं का विघटन रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जैसे कि ऑक्सीकरण और अपचयन, कार्बोनीकरण, विलयन एवं जल संयोजन। तीसरा जैविक अपक्षय। यह जीवित जीवों जैसे कि केंचुए, कृंतक आदि की गतिविधियों के कारण के माध्यम से चट्टानें मृदाओं का टूटना होता है। अपक्षय एक अस्थायी प्रक्रिया है। अपक्षय के प्रभाव। पहला परत छोड़ना। यह एक प्रक्रिया है जब बड़े वक्र प्लेटें या चट्टानों के स्लैब चट्टान के द्रव्यमान की बाहरी सतह से हटा दिए जाते हैं। दूसरा वृहद संचालन। यह मिट्टी, चट्टान एवं अल्प
अन्य मलबे का ढलान की ओर गति करते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक अनिवार्य शर्त नहीं है। पहला बृहद संचालन के प्रकार है। पहला तीव्र संचालन, दूसरा मंद संचालन। तीव्र संचालन भूस्खलन जैसे वनों की कटाई के कारण हिमस्खलन और पृथ्वी का प्रवाह, कीचड़ का प्रवाह जो मिट्टी के तरलकरण की ओर ले जाता है। दूसरा मंद संचालन क्रीप, जिसे कणों का ढलान की ओर धीमा आंदोलन जिसे क्रीप कहते हैं। सोलिफ्लक्शन ढलान के नीचे द्रव्यमान का धीमा गतिशील आंदोलन जो मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्रों में देखा जाता है। अपक्षरण, इसमें चट्टानों के मलबे का परिवहन भू आकृतिक कारणों जैसे बहता जल, भूजल, हिमनद हवाएं एवं समुद्री लहरों के माध्यम से होता है। भू आकृतियाँ पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक या मानव निर्मित विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहाड़, पर्वत, मैदान या अन्य शामिल होते हैं। भू आकृतिक विभिन्न कारकों जैसे नदियाँ, हिमनद, हवा, समुद्री लहरें, भूजल आदि के कारण बनती हैं। भू आकृति के प्रकार अपरदन, पहला अपरदनात्मक भू आकृतियाँ, दूसरा निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ। पहला अपरदनात्मक भू आकृतियाँ यह अपरदन की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ यह तब बनाए जाते हैं जब अवसाद का कम प्रवाह ऊर्जा वाले क्षेत्रों में जमा होते हैं। नदियों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ, एक नदी 3 चरणों से गुजरती है: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। एक नदी का मार्ग ऊपरी चरण, मध्य चरण और निचला चरण में शामिल होता है। नदियों का युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। युवावस्था, नदी तेजी से बहती है जैसे कि वी आकार की घाटी, गहरी संकरी घाटी और चौड़ी घाटी, जलप्रपात और गहरे मोड़। नदी के प्रौढ़ावस्था में नदी ढलान से समतल मैदानों में बहती है जैसे विसर्प रास्ते। नदी का वृद्धावस्था, नदी की यात्रा का अंतिम चरण होता है जैसे गोफर झील, डेल्टा या बाढ़ के मैदान आदि। अपरदनात्मक भू आकृतियाँ, यह जल गर्तिका, जलप्रपात, अवनामिति कुंड, वी आकार की घाटी, गहरी संकीर्ण घाटियाँ, गहरे चौड़ी घाटियाँ, नदी वेदिकाएं और गहरे मोड़ होते हैं। निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ में बाढ़ के मैदान, गोफर झीलें जिसे यू आकार की झील जो तब बनती है जब नदी का मूल मुख्य नदी से कट जाता है। मोड़, जलोढ़ पंखे, तटबंध और गुम्फित जलमार्ग। कांवर ताल बिहार एशिया का सबसे बड़ी गोफर झील है। हिमनदों द्वारा बनाई गई भू आकृतियाँ, बूढ़ी गंगा द्वारा कांवर झील का निर्माण, यही गोफर झील होती है। गोफर झील ये है, यू आकार की होती है। अपरदनात्मक भू आकृतियाँ, सर्क, ये ग्लेशियल घाटियों के सिरों में बनती है जैसे धार, शिखर, लटकती घाटियाँ, हिमनद घाटियाँ। निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ जैसे मोरेन, एस्कर, ड्रमडिल अंडाकार आकार की होती हैं और हिमानी धौत मैदान आदि। फजार्ड, समुद्री जल का एक नदी गति में प्रवेश। टॉर्न झीलें, जब सर्क में जल भर जाता है तब झीलें बनती हैं, उसी को टॉर्न झीलें कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ जिसे कर्च भू आकृति भी कहते हैं, ये ऐसे चट्टानों में पाए जाते हैं जो जल संवेदनशील, पतली परतों वाले तथा अत्यधिक संधि मुक्त एवं दरार वाले होते हैं, जैसा कि चूना पत्थर और डोलोमाइट जो कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होते हैं। अपरदनात्मक भू आकृतियाँ जैसे सिंकहोल, डोलिन, लिपिस, उवालस, चूनायुक्त चबूतर और कंदराएँ। निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ जैसे स्टेलेक्टाइल स्तंभ,
स्टेलैग्माइट आदि। स्टेलेक्टाइल छत से लटकने वाली होती हैं। स्टेलैग्माइट जमीन से ऊपर उठने वाली। जलभृत जल स्रोत जल के नीचे कठोर चट्टानी की परतों के बीच संग्रहित भूमिगत जल को कहते हैं। समुद्री लहरों द्वारा बनाई गई भू-आकृतियाँ। आवर्तनात्मक भू-आकृतियाँ जैसे चट्टान गुफाएं, स्टैक और मेहराब। दूसरा, निक्षेपणात्मक भू-आकृतियाँ जैसे समुद्र तट, बालू के टीले, बार, अवरोध, रेतीले सिले, स्थल एवं द्वीप को जोड़ने वाले रेतीली मिट्टी आदि। हवा द्वारा बनाई गई भू-आकृतियाँ। पहला, प्रश्नात्मक भू-आकृतियाँ जैसे पेडिप्लेन, प्लेयास, मशरूम चट्टानें और पेडेस्ट्रल चट्टानें। निक्षेपणात्मक भू-आकृतियाँ बालू के टीले प्रकार, बरखान और सीप। मरुद्यान पानी के स्रोतों वाली उपजाऊ भूमि के छोटे हिस्सों को मरुद्यान कहते हैं। लोवस जब रेत के कण बहुत महीन एवं हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत दूर तक ले जाता है, तब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में जमा होती है तो इसे लोवस कहा जाता है। बरखान ये अर्धचंद्राकार के बालू के टीले होते हैं जिनके सिरे या पंख हवा की दिशा के विपरीत होते हैं। ये जैसलमेर राजस्थान में पाए जाते हैं। सीफ यह बरखान के समान होते हैं लेकिन इसमें केवल एक ही पंख होता है।